हाँ, तो एक बार वापस सुने बेटा। आरबीआई ने सपोज एसबीआई को दिया 6% पे, ठीक है, और एसबीआई ने आगे दिया 11% पे, तो बेटा ये गैप क्यों है, कौन बताएगा? सही है, एसबीआई का है। एसबीआई पब्लिक को आगे 11% पे दे रही है, तो ये 6 और 11 का गैप क्यों है? 5% से वो एसबीआई का प्रॉफिट है। 5% प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं, उसमें तो खर्चे भी मतलब निकालने हैं। सारा निकालेगा अपना। एक सेकंड बेटा, आपको एक नई टर्म बताता हूं, बुक्स में नहीं गिवन है। ये जो 11 - 6 आया ना बेटा 5%, इसको हम बैंकिंग की भाषा में कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं? स्प्रेड, SPREAD। और इसमें दो चीजें शामिल है बेटा, कॉस्ट और प्रॉफिट। बेटा कॉस्ट का क्या मतलब है बेटा? एसबीआई अपने मैनेजर्स को, स्टाफ को सैलरी नहीं देगी, एसबीआई का एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं होगा, एसबीआई का किसी बिल्डिंग में ऑपरेट करिए, वहां का रेंट हो सकता है, बिजली का बिल आएगा, इतने कंप्यूटर्स हैं, एसी चलते हैं, तो सारा 5% प्रॉफिट नहीं है बेटा। यूं समझ लो 5% में सपोज 3% कॉस्ट है, तो 2% प्रॉफिट है। या थोड़ा उल्टा सोच ले कि भाई 2% कॉस्ट है तो 3% प्रॉफिट है। गॉट इट? ओके। अब सुनना ये मेथड कैसे है। सपोज करें देश में मंदी है, रिसेशन है, और आरबीआई चाहता है कि भाई मंदी से बाहर निकला जाए। तो मंदी से बाहर निकलने का तरीका होता है सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है। मोर मनी मोर डिमांड, मोर डिमांड तो इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी। गॉट इट? जैसे आपके पेरेंट्स आपको सभी को 2-2 हजार एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दे, तो आप क्या करोगे? मोस्ट ऑफ यू दुकान पे जाके कोई चॉकलेट खरीदेगा, कोई कुछ और खरीदेगा, तो क्या होगा बेटा? चीजों की डिमांड बढ़ेगी। मोर डिमांड मतलब फैक्ट्रीज विल हैव टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फैक्ट्रीज विल नीड मोर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, और जब ये सब चीजें बढ़ती है तो बेटा इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन से बाहर आ जाती है। गॉट इट? चलो आगे, तो आप सुनो, मैं लिख के बता रहा हूं। अब क्या होगा बेटा? सपोज रिसेशन है तो आरबीआई 4% पे दे देगी बेटा एसबीआई को, और एसबीआई आगे सिर्फ 9% पे दे देगा पब्लिक को। तो अब क्या होगा? पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम। सपोज मैं बिजनेसमैन हूं तो 11% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लग रहा था, तो मैं इन्वेस्टमेंट कम कर रहा था, मैं बोरो कम कर रहा था। अब 9% होगा तो क्या होगा बेटा? आई विल बोरो मोर। तो बैंक से पैसा निकल के इकोनॉमी में आया ना, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा। ये सपोज कोई लैपटॉप ले रहा था तो 11% पे ईएमआई ज्यादा बन रही थी, अब क्या होगा? 9% पे ईएमआई कम बनेगी, तो कंज्यूमर्स भी ज्यादा बोरो करेंगे, तो पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकल के इकोनॉमी में आएगा और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? सर ये सिर्फ थ्योरेटिकल है या सच्ची में ये चीज होती है? सच में होता है बेटा, सच में। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये हाईली रियलिस्टिक है। सर समझ नहीं आ रहा। किसको समझ नहीं आया बेटा? सर मेरे को तनिष्का। हाँ तनिष्का बेटा, एक सेकेंड। हमने कल पढ़ा था ना बेटा कि बैंक्स कहां से बोरो करते हैं पैसों की जरूरत हो? बैंकर्स बैंक, याद है? आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहते हैं। तो एसबीआई किससे बोरो करेगी बेटा? आरबीआई से। तो सपोज स्टार्टिंग में कितनी बोरोइंग रेट है बेटा? 6%। एसबीआई ने आरबीआई से 6% में लिया। ये तो समझ में आया? यस सर। फिर क्या है बेटा? एसबीआई आगे जनता को 6 पे देगी तो कमाएगी क्या? खर्चे कैसे निकालेगी? तो सपोज उसने +5 कर दिया, 6 + 5, और पब्लिक को सपोज 11% पे दे रही है। ये तो था नॉर्मल सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन। अब हम कह रहे हैं देश में मंदी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उससे देश को बाहर निकालना है, तो क्या करेगा बेटा? आरबीआई अब बोलेगा कि कॉमर्शियल बैंक को हमसे बोरो करना है, तो बैंक रेट, बेटा इस रेट को बैंक रेट कहते हैं, इस रेट को बैंक रेट कहते हैं। अब बैंक रेट कर दी गई 4%, तो अब क्या हो गया बेटा? करता है ना, क्या कह रहे हो बेटा? तो सर 4% करना है, 6% वो तो आरबीआई डिसाइड करेगा ना। तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। आरबीआई ने 4 कर दिया तो एसबीआई भी तो बेटा रेट कम करेगा, नहीं करेगा? यस सर करेगा। क्यों करेगा चलो बताओ? क्योंकि सर उसको कम में मिला। नहीं वो नहीं करे तो नहीं करे, रेट कम नहीं करे तो वो 11 भी रख ले तो क्या प्रॉब्लम है? सर लॉस
लॉस हो जाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कॉस्ट और वो नहीं आएगी नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो, सर पीपल कम बोरो करेंगे लोन। देखो बेटा, पहली बात, लोग दूसरे से कर लेंगे। अकेला एसबीआई बैंक थोड़ी ना बेटा, कंपटीशन है, खूब सारे बैंक्स हैं, तो क्या होगा, कोई एक बैंक रेट गिराएगा तो बाकी को भी गिराना पड़ेगा बेटा। और एक और चीज सुनो, लिसन, सपोज करें अवैस एक रिटेलर है और वो मुझसे सामान खरीदता है, तो मैं अवैस को 20 रुपए में देता हूं, तो ये आगे 25 में बेचता है ताकि 5 रुपए कमा सके। अब मैं अवैस को 15 में ही दे रहा हूं, तो ये आगे 20 रुपए में बेच सकता है ना बेटा, क्योंकि इसको आगे से ही कम रेट में मिला है। बस वही वाला फंडा है बेटा, हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से कम रेट पे मिलेगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। मोनोपोली तो है नहीं ना, अकेला एसबीआई बैंक है, बाकी और भी बैंक कम करेंगे तो एसबीआई को भी कम करना पड़ेगा। गॉट इट? सर सारे बैंक मिलके नहीं करे तो कम। अरे यार कैसे पॉसिबल है बेटा, आपस में कंपटीशन है, क्या बात कर रहे हो यार, सर सब इतने मिलके सारे खाए बैंक तो हैं, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नहीं बेटा, कई बार आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हो। मैं तो कह रहा हूं आप बैंक की क्यों, रिटेलर्स की बात करें ना, कि भाई सपोज करें अमूल डार्क चॉकलेट ने रेट 10 रुपए कम कर दी, तो क्या सारे रिटेलर हाथ मिला लेंगे? बेटा हर फर्म आपस में कॉम्पीट करती है, तो रेट कम होगी बेटा। जी गॉट इट? जी। आगे बढ़ते हैं, इसका रिवर्स भी देख लो। सपोज देश में इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज्यादा महंगाई होगी, और आरबीआई का एम है महंगाई को कंट्रोल करना, तो उस समय आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा बढ़ा देगा, 8% कर देगा, 6 से 8%। तो अब एसबीआई आगे कितना देगा बेटा? 8 + 5 13 देगा। तो अब बताओ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया। से मैं कार खरीदने की सोच रहा था, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 13 हो गया। मैं लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो ईएमआई बढ़ जाएगा ना बेटा। तो क्या होगा बेटा? इंडिविजुअल्स भी कंजम्पशन कम करेंगे कि यार महंगा पड़ेगा ईएमआई। इन्वेस्टर्स भी देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा बेटा? पीपल विल बोरो लेस फ्रॉम द बैंक, इंडिविजुअल्स विल बोरो लेस फ्रॉम द बैंक। से लोगों ने कार लोन नहीं लिया, लैपटॉप लोन नहीं लिया, तो फिर कार और लैपटॉप की डिमांड कम। और रिकॉल करें, आपने 11th पढ़ी है, जिस चीज की डिमांड कम होती है उसके प्राइसेस कम होते हैं, मार्केट में पढ़ा था आपने। तो जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो चीजों के प्राइसेस कम होंगे। बस इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। आया समझ में? एवरीवन? यस सर। सर ईएमआई क्या होता है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बेटा, किस्त किस्त जो चुकाते हैं ना, किस्तों में पेमेंट करते हैं ना जब हम लोन लेते हैं बेटा, यस सर। उस किस्त को हम ईएमआई कहते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, चलो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया, बहुत ही इजी है बेटा। हाँ बोलो। सर अगर किसी ने ना लोन लिया 9% वाले टाइम पे, और अगर बाद में ना आरबीआई ने चेंज कर दिया अगर इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट उस हिसाब से चेंज होता रहता है क्या बार बार? अगेन बेटा ये हमारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। देखो ऑफ कोर्स कुछ बैंकों ने पहले लिया होगा ऊंचे ब्याज पे, वो अलग है, फिर वो आगे दे भी दिया होगा ना ऊंचे ब्याज पे बेटा, लेकिन अब जो नया पैसा लेंगे वो तो कम ब्याज पे मिलेगा, तो हम नए लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराएंगे ना बेटा। लोन चल रहा हो सर बीच में? एक सेकेंड, तो एक काम करते हैं, आपको आज एक कंसेप्ट बताता हूं, सुने। हम जब बैंक से लोन लेते हैं ना बेटा, तो उस फॉर्म में ऑप्शन होता है फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट। क्या होता है? फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट। समझना, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आपने पूछा है तो बता रहा हूं। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग को हम फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। तो आप सुनना, से मैंने कुछ साल पहले हाउस लोन लिया था बेटा, तो बैंक मैनेजर ने मुझसे पूछा कि सर आप फिक्स रेट पे लेना चाहेंगे या फ्लोटिंग पे, है ना? तो बताता हूं होता क्या है। तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने उस बैंक मैनेजर से पूछा साहब क्या है बताओ मुझे। तो सुने, फिक्स में क्या होता है बेटा? फिक्स में ये होता है कि रेट्स ऊपर नीचे हो जाए बाजार में, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, ईएमआई चेंज नहीं होगी, ये होता है फिक्स्ड।
यानी आरबीआई रेट बढ़ा ले और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी जाए तो आपका इफेक्ट नहीं होगा, ये होता है फिक्स्ड। तो बताओ फिक्स पे लेना चाहिए फ्लोटिंग पे? सर फिक्स पे लेना चाहिए। सर आपके Fix is नसीब है much वो। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो डिपेंड Yes, करता sir, है। वो भी फिक्स में तो ज्यादा हो देनी पड़ेगी सकता ना, है। फिक्स में ज्यादा Yes, देनी sir. पड़ेगी, फ्लोटिंग में कम हो जाएगी ना, फायदा सर हो जाएगा। डॉन रिस्क है उस वाले में, अगर आपको ज्यादा देना पड़ता है थोड़ा रिस्क है फ्लोटिंग वाले में। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, फ्लोटिंग में रिस्क है कि भाई रेट बढ़ गई तो, लेकिन फायदा भी तो हो सकता है गिर गई तो। पर सर सर 50-50 है ना, वही बात हो गई, प्रोबेबिलिटी सर 50-50। फिक्स सर हम में भी कम रेट फिक्स ऑफ ये बेटा इंटरेस्ट में ले लेंगे। ये सिक्का नहीं है बेटा। फ्लोटिंग है तो वो कम ज्यादा होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। हाँ, तो सिक्का नहीं है बेटा हेड टेल की 50-50, ये डिपेंड करता है, 80% भी हो सकती है गिरने के चांस। तो आप ध्यान से सुने कि फ्लोटिंग में बेटा सपोज 4% बढ़ जाए, पॉसिबल है, तो बेटा फिर मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई देना पड़ेगा, तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। तो मैंने उस समय बेटा प्रेफर किया था फिक्स्ड, है ना। तो सपोज उस समय फ्लोटिंग चल रहा Yes, था, एग्जांपल है, फ्लोटिंग चल रहा था 10, तो उन्होंने मुझे बोला फिक्स्ड है 11, तो आई वेंट फॉर दिस बेटा, आई वेंट फॉर फिक्स्ड, ताकि फ्यूचर टेंशन खत्म, स्पेकुलेशन खत्म। अब सपोज कर लो बाद में ये 10 से 13 हो गया, तो मेरा हेडेक खत्म, मुझे तो सिर्फ हर बार 11 ही देना है। तो आ गया समझ में बेटा? तो इट डिपेंड्स ऑन द लोन कि आपने फिक्स पे लिया है फ्लोटिंग पे। हाँ जनरली मार्केट में बीआर बढ़ता है या कम होता है अरे जनरली? बेटा ये तो मैंने कहा ना, इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है बेटा। नहीं, अगर अपन मोस्ट ऑफ द टाइम बात करें तो। नहीं बेटा, ऐसा जनरलाइजेशन है ही नहीं, ओके। अनसर्टेनिटी है, अभी के डायनामिक टाइम पे वर्ल्ड है। बढ़ा हुआ होगा फिर तो, कोरोना के टाइम। हाँ नहीं बेटा, अभी तो मंदी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है। इधर देखें, एक कंसेप्ट होता है बिजनेस साइकिल, इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती है बेटा, से इस पॉइंट को हम कहते हैं बूम, फिर इकोनॉमी गिरती है, यहां पे गिर रही है, तो इसको हम कहते हैं बेटा रिसेशन। फिर जब बॉटम पे पहुंच जाती है तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, एंड फिर वापस बढ़ने लग जाती है तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ या रिकवरी, और फिर वापस वही बूम, फिर वापस वही रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ग्रोथ। तो ये चलता ही रहता है बेटा। इन कंडीशंस को देखते हुए आरबीआई रेट ऊपर नीचे करता है बेटा। जैसे इकोनॉमी राइट नाउ रिसेशन या डिप्रेशन में है, तो इकोनॉमी को तो कम मंदी से होगा। बाहर निकालने के लिए रेट्स को कम किया जाता है बेटा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रिसेशन हमेशा रहेगा, तो वापस इकोनॉमी बेटा जब रिकवरी या ग्रोथ फेज में आती है या बूम फेज में आती है, तो उस समय इन्फ्लेशन बढ़ जाता है बेटा। तो आरबीआई का एम होता है इन्फ्लेशन को रोकना, तो उस समय इन रेट्स को बढ़ाया जाता है। और इन बिजनेस साइकिल का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी फेज कब आएगी, ना इनके फिक्स रीजन है बेटा। से 2000 में मंदी आई थी एक बार, 2000, तो उसमें रीजन था .com क्राइसिस, अमेरिका में कोई .com क्राइसिस हो गया था, वेबसाइट से जुड़ा हुआ था ये। फिर 2008 में मंदी आई थी, तब भी अमेरिका कारण था, रियल स्टेट सेक्टर में वहां मंदी आई थी। और बेटा 2008 के बाद 2019 में जो हुआ है उसका कारण तो बेटा अजीब है, पैंडेमिक, कोविड। तो कोविड के कारण बेटा इकोनॉमी डाउन आई है, तो ये सब रेटें कम हुई है बेटा, क्योंकि आरबीआई को ऐसा करना पड़ता है बेटा, इकोनॉमी को बचाना है। गॉट इट? सर आरबीआई भी ऑप्शन देती है क्या फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग का? नहीं बेटा, एसबीआई नहीं वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है बेटा। यस सर। ठीक है, चलो क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव हो रही है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेरी गुड। तो आई किसी को बैंक रेट में डाउट बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड। हाँ जी, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कोई बताएगा? एनीबडी? जो हम कैश रिजर्व रखते हैं उसका रेशियो भी चेंज हो सकता है। इधर देखो बेटा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं, एक परफॉर्मा बना के। सपोज दिस इज
SBI। हेलो सर। हाँ जी, अरे ये नोकिया 2.1 कौन है सर? एक बार चेक करना, ये नोकिया 2.1 कौन है? N2 से इसने एंटर मैं किया चेक हुआ है। करूं सर? एक मिनट, मैं बोल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ। Who is this Nokia 2.1? Nokia 2.1 आप जो भी हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई है ही नहीं तो कौन है सर ये? सर कोई अभी मैक्स का वो स्टूडेंट तो नहीं, ओनली मैक्स का ऐसा कुछ? नहीं, बट नाम तो आ रखा नहीं है। होस्ट कौन है अभी उसमें? आप है ना? हाँ सर, इसको रिमूव करो सर। ठीक है। सर कल भी क्लास में था शायद। कल भी था ये? कौन है वो? अकाउंट वाले क्लास। नो आइडिया सर। ये जिसका नाम ऐप पे नहीं होता ना सर, उसको रिमूव कर दिया करो, या पहले तो उसका नाम पूछ लिया करो कौन है, नया बंदा है तो कौन है, और नहीं तो आप उसको रिमूव करें। ठीक है सर। इसको अभी हटाओ, इसको यहाँ से N2। हुआ नहीं है सर? हो गया सर, कर दिया। हाँ, ऐसा कोई होना तो अपने को थोड़ा देखना चाहिए इसमें क्या है क्या। डन डन सर। ओके ओके सर, कंटिन्यू। ओके। हाँ जी, तो इधर देखिए बेटा, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, क्या है क्या अभी बताते हैं। इधर देखो बेटा, से टू ए, मिस्टर ए ने सपोज जमा कराया 20,000, तो बाय CRR। अब सुनना बेटा, CRR मैं अज्यूम कर रहा हूं 10%, एग्जाम्पल है, वेल अभी राइट नाउ 4% के आसपास है। 10% ऑफ 20,000 कितना हुआ बेटा? 2,000 बाय बी, या बाय सप्लाई ऑफ मनी, या बाय लोन। हाँ जी, इधर देखो, अकाउंट क्लोज। समझते हैं, सबसे पहले CRR की डेफिनेशन सुने बेटा। हम पब्लिक जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हैज टू बी कैप्ड, दिस अमाउंट हैज टू बी कैप्ड विथ RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो मैंने अज्यूम किया 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 RBI को देना पड़ता है बेटा। कौन देगा? SBI। ये रूल है, गॉट इट? Sir, please repeat. वापस सुनो बेटा, आपका क्या नाम है बेटा? तनिष्का। हाँ तनिष्का बेटा, सपोज आपने 20,000 बैंक में जमा कराए, तो बेटा बैंक वो 20,000 के 20,000 किसी को लोन पे नहीं दे सकता है। सपोज जिस समय आपने 20,000 जमा कराए, CRR 10% है, तो बेटा 20,000 का 10% यानी 2,000 RBI को देने पड़ते हैं बेटा। जो भी आपका बैंक है वो RBI को देगा। तो पीछे कितने बचे? 20 - 2 18,000। 18th. ये 18,000, मैक्सिमम 18,000 ना, उससे कम ही देते हैं। मैक्सिमम 18,000 हम किसी और को लोन पे दे सकते हैं। बैंक का ये तो काम होता है, पैसा लेना, पैसे देना। सर ये तो अपना मतलब किसी कस्टमर का पैसा होगा जो 20,000 होगा, उसमें से दे देते, तो फिर ये अलाउ है ऐसा देना? तो बेटा अगर लोन इसे कैसे A ने देते हैं डाल बेटा? एक सेकेंड, हजारों लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तभी तो बैंक के पास पैसा आता है। और अच्छा, उसी वो का तो पता है सर लोन। है? वो तो सर लोन तो पता है, लोन तो सर पता है, वो देते हैं कि ना उनके अकाउंट में से दूसरों को देके इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जाता है लोन का। पर सर ये समझ नहीं आया कि अगर ए ने 20,000 डाले और उसका 10% RBI को दे दिया, तो सर ए के अकाउंट में से तो कम हुए ही ना पैसे। अरे बेटा बेटा, ये ए का अकाउंट नहीं है बेटा, SBI का अकाउंट है। अच्छा। SBI के पास 20,000 आए, उसमें से उसको 2,000 RBI को देने हैं, और रिमेनिंग 18,000 वो मैक्सिमम लोन दे सकता है। ओके सर। ठीक है, हाँ आप सुने। सर ये 2,000 तो फिर वो वापस देने होते हैं मतलब अरे ये RBI बेटा, को ये या एक सेकेंड, ये 2,000 SBI का रहेगा, फिलहाल RBI के पास जमा है। रूल है बेटा, सो डेट
ये पैसा है ना सेफ पड़ा रहता है, और क्राइसिस में यही पैसा काम आता है बेटा। जब एसबीआई क्राइसिस में आएगा तो इस पैसे को आरबीआई दे देगा। ओके सर। और पहले मेथड को समझें, फिर और डाउट्स पूछें। अब सुनो, सपोज मंदी है, रिसेशन है, और आरबीआई चाहता है सप्लाई ऑफ मनी बढ़े, तो हम क्या कर देंगे बेटा, सीआरआर को कम। तो ये 10% से हो जाएगा 5%। एग्जाम्पल है, तो 10 से 5 होने पर ये कितना हो जाएगा, 20,000 का 10%। 1000। तो हम कितना दे सकेंगे, 19,000। यस बेटा। तो आपने क्या देखा, समझना, हमने देखा सीआरआर कम करेंगे तो एसओएम सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा। गॉट इट? यस सर। अच्छा, सपोज इन्फ्लेशन है तो उल्टा कर देंगे बेटा, हम इसको कर देंगे 5 से 15 इन्फ्लेशन के टाइम। तो 15%, तो 20,000 का 15%, 3,000 आरबीआई को देना पड़ा, तो कितना लोन दे पाए। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम सीआरआर बढ़ाएंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगा। गॉट इट? यस सर। अरे सिंपल सा फंडा है बेटा, एक रिजर्व है, रिजर्व में ज्यादा पैसा जाएगा तो पब्लिक को कम दे पाएंगे, और रिजर्व कम है मतलब आरबीआई को कम देंगे तो जनता को ज्यादा दे पाएंगे, बस। अब आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं नॉलेज के लिए। 1991 में इंडिया में सीआरआर 15% था बेटा। फिर आपको बताऊं, इसको गिराते गए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना था, तो गिराते गिराते बेटा 3% तक लाए हुए हम। अभी कुछ टाइम पहले 5 था, लेकिन राइट नाउ अप्रॉक्स 4 है। ये तो मेरे एग्जांपल में 10 इसलिए लिया कि 10% किसी का निकालना आसान है समझने के लिए, ठीक है। आई रिपीट, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। इट हैज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई। अच्छा, अब आपके कोई डाउट्स हैं तो बोलें सीआरआर से रिलेटेड। डाउट सर। एनीबॉडी? हो सर। नो? तो एक और ले लेते हैं, एसएलआर। वो सीआरआर का कजन ही है। हाँ जी, एसएलआर को समझते हैं। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, इधर देखिए बेटा, वही एसबीआई अकाउंट। इसको समझने के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं सीआरआर को, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओनली एसएलआर है। तो इधर देखिए बेटा, 2A 20,000, और हम इनिशियली मान रहे हैं एसएलआर है 25%। तो बाय एसएलआर कितना चला जाएगा बेटा, 20,000 का 25%, 5,000। वेरी गुड बेटा। तो हम पब्लिक को कितना दे पाएंगे, बाय बी 15। या बाय सप्लाई ऑफ मनी, मैक्सिमम 15,000। अब एसएलआर का फंडा क्या है वो सुने। ये आरबीआई को नहीं देना बेटा, और ना ये कैश में है। ये पैसा कहां जमा होता है वो सुनना। ये जो 25% पैसा, यानी इस एग्जांपल में 5,000 है, उसकी बात कर रहा हूं बेटा। दिस अमाउंट हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय दिस कॉमर्शियल बैंक इन ईदर गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये 5,000 एसबीआई को इन्वेस्ट करना है लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट का मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। तो गोल्ड में रख सकते हैं, और ये रिलायंस टाटा के शेयर में नहीं बेटा, वहां वॉलेटाइल ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, स्पेकुलेशन ज्यादा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स 11th में पढ़े होंगे ना बेटा आपने, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स। दे आर हाईली सेफ and they carry a fixed rate of interest. So they are very safe. अब आप कहोगे सर इसका क्या पर्पस है, तो बेटा इसका एक पर्पस तो क्या है कि गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग हो जाता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना बेटा, तो ये पैसा गवर्नमेंट को मिल जाता है। और दूसरा पर्पस तो है ही बेटा, क्रेडिट कंट्रोल, कि एसएलआर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ
मनी। आप इधर देखो, इसको समझते हैं। सपोज मंदी है, रिसेशन है, तो बेटा हम इसको 25 को कर देंगे से 20%, तो क्या हो जाएगा बेटा? 20,000 का 20% 4,000, तो हम पब्लिक को ज्यादा पैसा दे पाएंगे। तो आपने क्या देखा? SLR कम होगा तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा। और इसी एग्जांपल में सपोज हम इन्फ्लेशन है तो हम इसको 30% कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6,000, तो 20 में से 6 गए। तो आपने क्या देखा बेटा? SLR अगर हम बढ़ा देंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। गॉट इट? यस सर। सर इसका मतलब हर कमर्शियल बैंक के पास अपना गोल्ड रिजर्व होता है। एक सेकेंड, हाँ बेटा, थोड़ा गोल्ड और बॉन्ड्स, बिल्कुल रूल है बेटा। तो ये गोल्ड ये अपने पास रखते हैं या आरबीआई में नहीं सबमिट नहीं, करवा खुद के पास रखना है, लेकिन उसका प्रूफ देना है आरबीआई को। दो? ओके सर। अगेन वो फैक्ट जो मैं बता रहा था, वापस देखना। 1991 में, याद है 1991 इज अ यूनिक ईयर। इस समय एलपीजी पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं अभी को। तो उस समय सीआरआर कितना था मैंने बताया ना बेटा, 15, और एसएलआर, आप सरप्राइज हो जाएंगे, 38.5। इन दोनों को ऐड कर लेना बेटा, तो ये मोर देन 50 है। इतना ज्यादा रिजर्व्स थे बेटा, यानी बेचारी कॉमर्शियल बैंक्स इकोनॉमी में ज्यादा पैसा ही नहीं दे पाती थी, जो गलत था। लेकिन बाद में रिफॉर्म्स आए, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी, तो उसका कारण है बेटा हमने इनको कम कर दिया। सीआरआर मैंने बोला ना 3% तक गिराया हुआ है, और ये 20, और कहते हैं इसको तो 19 तक भी गिराया हुआ है। अभी राइट नाउ 19 हो सकता है, और ये राइट नाउ अभी 4 के आसपास है अप्रॉक्स। मुझे इसलिए याद नहीं है बेटा, एक तो मैं IAS-RS की तैयारी नहीं करवाता जहां करंट डेटा काम का होता है, और ये बेटा आरबीआई हर हफ्ते या हर एक दो महीनों में चेंज कर देता है एज पर द नीड ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर आप लेटेस्ट सीआरआर एसएलआर रेपो रेट जानना चाहते हैं तो गूगल करें, आपको मिल जाएगा। सर बोले बेटा। सर सीआर और एसएलआर का परसेंटेज एक दूसरे पे तो अफेक्ट नहीं करता ना? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं, लेकिन हाँ दोनों सिमिलर हैं। दोनों परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, और दोनों को कम करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। और ऑब्वियसली बेटा अपोजिट डायरेक्शन में तो करेंगे नहीं, क्योंकि मेथड है इकोनॉमी को सुधारने का। तो ऐसा तो है नहीं कि सीआरआर बढ़ा दिया और एसएलआर कम कर दिया तो फिर एक दूसरे को वो नलीफाई कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जनरली दोनों को यूज किया जाता है बेटा। और सुने, राइट नाउ मैं आपको 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा हूं। ये आरबीआई डिसाइड करता है कि यार एक इंस्ट्रूमेंट से इकोनॉमी कंट्रोल होगी, 2 से 3 से। तो आरबीआई कैन यूज अ मिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन रियलिटी। जैसे आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स आपको मामूली सा हेडेक है या मामूली सी कोई प्रॉब्लम है तो एक दवाई दी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 या 3 दवाई दी, होता है ना। बस सेम आरबीआई के साथ है बेटा, कि रिसेशन मामूली सा है तो कोई एक मेथड यूज कर लिया, बहुत ज्यादा रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो बेटा एक साथ 4 मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर का एक काम होता है ना पेशेंट को बचाना, उसके लिए वो कोई भी मेथड यूज कर लेता है, वैसे ही आरबीआई भी हालात देखती है, एनालाइज करती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है आरबीआई का बेटा। आप लोग क्या बेटा स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ लोगे, फिल्मों की न्यूज पढ़ लोगे तो आपको पता नहीं है, वरना बकायदा इवन हमारे लोकल न्यूज़पेपर पत्रिका भास्कर में आता है कि आज सीआरआर गिराया गया, आज बैंक रेट चेंज किया गया, आता है, आप लोग पढ़ते नहीं। और मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो ऐसा जब भी कुछ होता है तो मुझे ध्यान पड़ जाता है, क्योंकि आई रिलेटेड टू इट। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये इन दोनों को मिक्स करके बताऊं क्या एक बार? हाँ सर एक सर। लास्ट बार इन दोनों का मिक्स करके बता दो। चलो चलो ये लो, एक सेकेंड यहाँ ले लेते हैं, जगह है यहाँ, इधर देखो परफॉर्मा यहाँ ले लेते हैं, एक मिनट।
सिर्फ समझने के पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में 1 एट ए टाइम समझाना होता है। हाँ जी, इधर देखें 2A, फिगर चेंज कर देते हैं 50,000 और इनिशियली हम ले लेते हैं CRR 5% और SLR 20%। ओके, तो इधर देखें आप बाय CRR कितना हो गया, 50,000 का 5%, 2,500 बाय SLR 50,000 का 20%। तो मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं बेटा? $37,500। अब सुने बेटा, मैंने मैक्सिमम बोला, एक्चुअली इतना नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा ये बैंक वॉल्ट मनी भी रखेगा। वॉल्ट मनी का मतलब है बेटा थोड़ा सा पैसा खुद के पास रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि कोई ग्राहक अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए तो उसको हम एक्सेस रिजर्व्स कहते हैं। ये बेटा हम सीए इंटर लेवल पे पढ़ाते हैं, यहां तो आपके इतना ही गिवन है। हाँ, अब इधर देखो, सपोज अब क्या करें बेटा, इन्फ्लेशन में पढ़ाऊं, ये रेट्स बढ़ाऊं या गिराऊं? इन्फ्लेशन में बढ़ा नहीं, ये रेट नहीं, मैं ये रेट बढ़ाऊं या गिराऊं? CRR SLR बढ़ा दो सर। बढ़ा देते हैं। चलो, तो सपोज देयर इज बूम, इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्रोल करना है, तो इसको कर देते हैं बेटा 8% और इसको कर देते हैं 25%। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 50,000 का 8%, ये हो गया 4,000, फिर 50,000 का 25%, 12,500। दोनों ही परसेंटेज बढ़ गए ना, तो अब ये वाला फिगर हमारा बेटा 16,500 कम हो गया, 16,500 17 कम हो गया, तो सॉरी 33। तो आपने क्या देखा बेटा, हमने दोनों एक साथ चेंज कर दिए। वो तो होता ही है ना बेटा, दोनों रिजर्व्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। ये तो ठीक है, आपकी डिमांड पे मैंने ऐसा फिगर बना दिया। एग्जाम में तो बेटा एक मेथड एट अ टाइम समझाना होता है। ओके, तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। संडे इज अ ब्रेक, फिर मंडे को इसको कंटिन्यू करते हैं। सर गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है? बेटा आपने 11th में ये कॉमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल नहीं पढ़ा? बेटा गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर like debentures, but they are government debentures.